चलिए, आज का जो क्लास है वो एक आपका कुछ एक्स्ट्रा क्लास है। एक्स्ट्रा क्लास कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं वो भारती भवन के बुक में दिया हुआ नहीं है, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं क्योंकि इसका आपको ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, हम जो भी थ्योरी आपको बताते हैं ज़रूरी नहीं है कि जो भारती भवन में दिया हो सिर्फ वही पढ़ाई होगा। ठीक है, हम थ्योरी बहुत सारे बुक से तैयार करते हैं। बहुत सारा बुक मतलब कि जैसे कि आर डी शर्मा है, भारती भवन तो है ही, NCERT है, स्टूडेंट्स है, सबसे मिला के हम थ्योरी को तैयार करते हैं। समझ में आई बात। अब इसमें करना क्या है कि हमको वास्तविक संख्याओं के घातांक के बारे में कुछ रूल पढ़ना है, कुछ नियम पढ़ना है। उसका शुरुआत हम यहाँ से करते हैं कि कोई भी धन पूर्णांक दिया हुआ है उसका मूल क्या होता है, एनवां मूल का परिभाषा क्या है, करनी क्या है, करनी का सरलतम रूप क्या है, और भी धीरे धीरे इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तब जाके परिमेय संख्याओं का क्या बोलते हैं उसको परिमेयकरण पढ़ेंगे। वास्तविक संख्याओं क्या पढ़ेंगे, परिमेयकरण पढ़ेंगे। ठीक है, जिसको आपको बताया जाता है जैसे कि ऐसा वाला जो हिसाब बनाते हैं आप लोग, जैसे कि मान लीजिए 3 + √2 है और 4 + √5 है। इसका परिमेयकरण करने को आपको सिखाया जाता है कि यह जो प्लस है इसको माइनस कर दीजिए और ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। ये परिमेयकरण वाला जो मेथड है यहाँ तक हमको पहुँचना है। इसके लिए हमको पहले ये सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है कि इसी धन पूर्णांक का मूल क्या है। देखिए, कोई भी धन पूर्णांक a मान लेते हैं, कोई भी धन पूर्णांक a मान लेते हैं, तो इसके लिए एक संख्या यह एग्जिस्ट करता है। मतलब कि किसी धन पूर्णांक a के लिए √a का अस्तित्व होता है। क्या होता है, √a का अस्तित्व होता है। और यही √a इस a का क्या कहलाता है, वर्गमूल कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्गमूल कहलाता है। वर्गमूल कहलाता है, क्या कहलाता है, वर्गमूल कहलाता है। जैसे कि कोई धन पूर्णांक 4 ले लिए, धन पूर्णांक क्या ले लिए, 4 ले लिए, तो 4 का वर्गमूल क्या होगा, √4। 4 का वर्गमूल क्या होगा, √4। और √4 का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। √4 का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। इतना आपको पता है। कोई धन पूर्णांक ले लिए 5, धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव 5 ले लिए, और 5 को जब हम इस रूट साइन के अंदर में लिखेंगे, इस रूट साइन के अंदर में लिखेंगे, इसको करनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, करनी। तो जब इस 5 को करनी के अंदर में लिखेंगे तो यह जो √5 मिला, यह जो √5 मिला, इसका क्या कहलाएगा, वर्गमूल कहलाएगा। वर्गमूल भी होता है, घनमूल भी होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर भी 2 छुपा हुआ है। कितना छुपा हुआ है, 2। यही अगर हम 5 लिखते हैं और इसको ऐसे लिखते हैं तो यह घनमूल हो जाता है। क्या हो जाता है, घनमूल। तो जब करनी करनी कहलाता है, करनी का घात कहलाता है, करनी गत कहलाता है। हम आपको आगे बताएंगे। तो करनी का घात जब 3 रहे तो घनमूल, और करनी का घात जब 2 रहे तो वर्गमूल। बात समझ में आ रहा है। जब करनी का घात 3 रहे तो घनमूल, क्या कहलाता है, घनमूल। और करनी का घात जब 2 रहे तो वर्गमूल। और 2 वाला जो पावर है, जो 2 वाला करनी का घात है, वो आपको नॉर्मली लिखा हुआ नहीं नजर आएगा। जैसे कि यहाँ पर आपको कुछ लिखा हुआ नहीं नजर आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर कितना छुपा हुआ है, 2 छुपा हुआ है। तो यही कहलाता है किसी धनात्मक पूर्णांक का मूल। क्या कहलाता है कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है तो उसके लिए √a एग्जिस्ट करता है, उसके लिए √a होता है। और यही √a जो है किसी धनात्मक पूर्णांक का क्या कहलाता है, मूल कहलाता है। बात समझ में आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब मान लीजिए कि 2 एक संख्या है तो 2 के लिए √2 भी क्या करता है, उसका एक वर्गमूल एग्जिस्ट करता है। 3 एक संख्या है तो 3 के लिए √3 भी उसका एक क्या होता है, वर्गमूल एग्जिस्ट करता है। अब इसका वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन 3 के लिए √3 एक ऐसा संख्या होता है जो एग्जिस्ट करता है। तो ये कहला गया आपका किसी धन पूर्णांक का मूल। जैसे पूछे कि 5 का वर्गमूल कितना होता है तो √5। अब √5 का वैल्यू कितना होगा ये तो निकालने के बाद में पता चलेगा। √4, तो 4 का वर्गमूल पूछता है तो 4 पर हम लोग क्या कर देते हैं, रूट लगाते हैं। कहता है क्वेश्चन में कहे कि 16 का वर्गमूल निकालें,
देखिए वर्गमूल निकालें तो हम लोग क्या करते थे बचपन में कि 16 पर रूट लगा देते थे और फिर एक रह क्या करते थे 4 गुने 4 कर देंगे, या फिर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कर देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, एक जोड़ा बन गया ना। तो जो जोड़ा बन जाता है उसको बाहर निकाल देते हैं, इसका भी जोड़ा बन गया, बाहर निकल गया, ये आ गया कितना 4, कितना आ गया 4। तो ये होता क्यों था, इस बात को समझना है कि जब जोड़ा बनता है तो निकलता है, जोड़ा नहीं बनता है तो नहीं निकलता है। ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ में, कभी क्यों बताया क्यों नहीं गया। देखो अभी हम बताए हैं कि यहाँ पे कितना घात छुपा हुआ है, 2 घात छुपा हुआ है। तो ये होता कुछ यूँ था कि यह जो 2 है, इस 2 और 2 के गुना को 2 का स्क्वायर लिखा जाता है, फिर 2 और 2 के गुना को 2 का स्क्वायर लिखा जाता है, और यहाँ पे 2 छुपा हुआ है। अब जिसका पावर 2 हो गया यह इसको कैंसिल कर लेता है और अपने बाहर निकल जाता है, फिर इसका भी पावर 2 हो गया, यह इसको कैंसिल कर लिया और बाहर निकल गया, 2 दूना का 4 होगा। यही केस होता था घनमूल वाला में, जैसे कहे कि 8 का घनमूल निकाले। देखिए हम आपको वर्गमूल निकालना सिखा दिए, ऐसे निकलता है, अब घनमूल बता रहे हैं। 8 का घनमूल निकाले, ठीक है। तो हम करते क्या थे कि 8 हो गया और यहाँ पे 3 लिख देते थे। कितना लिख देते थे 3, क्योंकि अभी बताए हैं कि जब कर्नी का घात 3 हो तो घनमूल निकलता है। 8 का हमको निकालना है घनमूल, तो कर्नी चिन्ह के अंदर में रख दिए और कर्नी का घात कितना बना दिए 3 बना दिए। कर्नी का घात कितना बना दिए 3। अब इस 8 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 गुने 2 हो जाएगा और यहाँ पर 3 लिखाएगा। अब देखिए 2 3 बार गुना में लिखा हुआ है तो 2 का पावर 3 हो गया और यहाँ भी कितना रहता है 3 है। तो यही 3 से 3 कैंसिल हो गया और ये 2 बाहर निकल गया। 2 क्या हो गया बाहर निकल गया। तो हम कहेंगे कि 8 का घनमूल कितना है 2 है। तो यही कहलाता है कि सिद्धांतक पूर्णांक का मूल क्या है। समझ में आया। जैसे कि 5 का वर्गमूल क्या है √2, अब 5 √5 और 5 का घनमूल का है तो यह 3 लगा देंगे। अगर 5 का चतुर्थ मूल का है तो यहाँ 4 लगा देंगे। समझ में आया। जो जौन सा मूल पूछ रहा है 2 को याद रखना है। वर्गमूल का है तो कर्नी का घात 2 होगा, घनमूल का है तो कर्नी का घात 3 होगा, अगर चतुर्थ मूल का है तो कर्नी का घात कितना होगा 4 होगा। चलिए तो किसी धन पूर्णांक का मूल आपको समझ में आ गया होगा। ये सब चीज़ आपको शुरू में पढ़ना चाहिए था, अगर नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं है, अभी भी संभल जाइए। सिर्फ हिसाब बनाने से नहीं हो जाएगा, आपको चीज़ें समझनी होंगी कि यह क्यों होता है। बहुत सारा चीज़ हम लोग सीखे हुए पहले से, लेकिन अब उसको एक सिस्टम में सजा धजा के अब समझना है कि यह क्यों होता है। कैसे होता है तो समझ गए, लेकिन क्यों होता है ये अभी तक नहीं समझे हैं। चलिए अब बात करते हैं nवें मूल की परिभाषा क्या है। nवां मूल का परिभाषा क्या है तो कहता है कि यदि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a क्या है कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो a क्या है कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो a का जो nवां मूल है उसको इस तरह से लिखा जाता है, उसको इस तरह से लिखा जाता है। a का nवां मूल यही कहलाता है। nवां मूल कहने का मतलब कि 2 रहेगा तो वर्गमूल, 3 रहेगा तो घनमूल, 4 रहेगा तो चतुर्थ मूल, 5वां रहेगा तो पंचमूल। तो इस तरह से हो जाता है कि a कोई धनात्मक पूर्णांक a हो, यदि a कोई धनात्मक पूर्णांक हो तो यह जो है कर्नी घात n, कर्नी के अंदर में कर्नीगत a, इसका nवां मूल कहलाता है। अब मान लीजिए कि इसका वैल्यू b आता है। कितना आता है b आता है। अब इस चीज को बड़े ध्यान से देखिएगा, ये बड़ा काम का चीज है कि कोई संख्या है a जो धनात्मक है, अभी क्या है धनात्मक है, क्योंकि ऋणात्मक वाला अभी आपको नहीं पढ़ना है, ये आपको पढ़ना है 11th क्लास में। कौन से क्लास में 11th क्लास में। माइनस रूट वाला जो केस का, अभी तक आपको प्लस रूट वाला केस ही सिर्फ पढ़ाया जाता है, माइनस रूट वाला केस नहीं पढ़ाया जाता। ऐसा नहीं कि माइनस रूट वाला नहीं होता है, माइनस रूट वाला भी होता है, लेकिन यहाँ आपको नहीं पढ़ना है, आपको 11th क्लास में जाके पढ़ना है अगर आप मैथ्स लेके पढ़िएगा तो। ठीक है, तो देखिए ये जो n है, यह जो n है, इस a का कौन सा मूल है nवां मूल है। कौन सा मूल है nवां मूल है। और मान लीजिए कि इसका वैल्यू हमको कितना आता है b आता है। कितना आता है हमको वैल्यू b आता है। तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि b का पावर जब n हुआ था तो a आएगा, b का पावर जब n होगा तो
ए आएगा। इस चीज़ को हम अब एक एग्जाम्पल से लेके समझते हैं। जैसे हम कहें कि 16 का वर्गमूल निकालें, हमारे पास में 16 है, और कहें हमको कि 16 का वर्गमूल यानी कि दूसरा मूल हमको निकाल के दीजिए। 16 का वर्गमूल यानी कि वर्गमूल में कितना घात होता है? 2 घात होता है। वर्गमूल में कितना घात होता है? 2 घात होता है। तो 16 को सबसे पहले क्या लिखेंगे? करनी के अंदर। समझ में आ रहा है बात? और चूंकि वर्गमूल पूछा है यानी कि दूसरा घात हमको निकालना है, तो यहाँ कितना छुपा देंगे? 2 छुपा देंगे। हालांकि 2 को लिखा नहीं जाता, जब 3, 4, 5 ये सब रहता है तो लिखा जाता है। अब हमको पता है कि 16 का वर्गमूल होता कितना है, तो थोड़ा देर पहले भी बताए थे कि 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। यानी कि 16 का दूसरा मूल, ऐसे भी कह सकते हैं कि 16 का दूसरा मूल क्या होता है? 4 होता है। अच्छा, अब इस चीज के अकॉर्डिंग हम चाहें तो इस b का पावर, b जो आया यहाँ पे 4, तो b का पावर n कर दे, यानी कि 4 का पावर n यहाँ छुपा हुआ था, इस 4 वाले में 2 छुपा हुआ था, यानी कि 4 का स्क्वायर कर दें तो कितना आ जाएगा? 4 का स्क्वायर करने का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ पर जितना घातांक लिखा हुआ है उतना बार गुना, उतना बार क्या चीज़? गुना। तो यहाँ पर 4 का पावर 2 यानी कि 4 का घातांक 2 लिखा हुआ है, तो 4 गुने 4 मतलब 16। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया बाबू? 16 हो गया। बात समझ में आया? तो आप इस चीज़ को समझिए अभी कि जब किसी चीज़ का पावर ऐसे लिखा हुआ है, b का पावर n लिखा हुआ है, तो उस b का पावर n बराबर a लिखा हुआ है, तो आप ऐसे भी उस चीज़ को लिख सकते हैं। मतलब अभी हम बताएं कि कहे कि इस चीज़ को इस रूप में लिखना है, तो कैसे लिखिएगा? तब क्या होगा कि जैसे कि 16 है, 16 है ना, तो 16 को करनी के अंदर रख देंगे, और जो पावर था इसको करनी का घात बना देंगे, यही हो गया बराबर में 4। तो ये दो चीज आपस में रिलेटेड है। इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है और इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है, यही कहलाता है nवां मूल। तो दूसरा मूल, एक तीसरा मूल भी समझ लेते हैं। अगर कहे कि 8 नहीं छोड़िए, 16 का चतुर्थ मूल नहीं, 3 3 9 27 81, 81 का चतुर्थ मूल ज्ञात करना है। कौन सा? चतुर्थ मूल, न वर्गमूल न घनमूल, कौन सा? आप चतुर्थ मूल। तो हम 81 को यहाँ लिखेंगे सबसे पहले करनी के अंदर में। अभी करनी का घात कितना होगा बताइए? करनी का घात, चूंकि चतुर्थ मूल पूछा था इसलिए यहाँ पे कितना लिखाएगा? 4 लिखाएगा। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम कि कोई ऐसा संख्या दिखेंगे, सोचेंगे जिसको 3 4 बार गुना करें तो 81 आ जाए। ठीक है। तो आप जब इसका प्राइम फैक्टर कीजिएगा, मतलब कि 81 है, तो 81 को कितना से काटिएगा? 3 से काटिएगा, 3 से 27 बार में, फिर 3 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में। तो हम देख रहे हैं कि अभी पूरा कट गया, 3 से 1 बार में काट लीजिए। 1 2 3 4, 4 को 3 को जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा। तो 1 2 3 4। अब इस चीज़ को हम ये भी लिख सकते हैं 3 के पावर 4, नहू 4। तो ये 4 से 4 अब कैंसिल होकर कितना आ गया? 3। यानी कि 81 का चतुर्थ मूल कितना है बाबू? 3 है। 81 का चतुर्थ मूल कितना है? 3 है। इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब 3 का पावर 4 होता है तो कितना हो जाता है? 81 हो जाता है। तो अब हम आप nवें मूल को समझ सकते हैं कि nवां मूल कैसे निकाला जाता है। कहे कि 125 का घनमूल निकाले, घनमूल यानी कि तीसरा मूल निकालें, तो क्या करेंगे? 125 को रूट के अंदर में रखेंगे और यहाँ 3 लिखेंगे। इसका करेंगे प्राइम फैक्टर यानी कि गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 5 गुने 5 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। 5 गुने 5 का मतलब क्या होता है? 5 पर 3 पावर हो गया, ये 3 बार लिखा हुआ है, 3 बार पावर हो गया, 3 यहाँ हो गया। अब ये 3 और 3 आपस में क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पर 5 आंसर आ जाता है। तो ये nवां मूल का परिभाषा हो गया। ठीक है। nवां मूल कैसे निकलता है इस चीज को हम आपको बता दिए। अब बात करते हैं करनी के बारे में, और करनी का सरलतम रूप क्या होता है इसके बारे में। ये इतना 2 चीज आज आपको हम क्लियर कर देते हैं। देखिए, घबराना नहीं है, जो भी पढ़ना है एकदम ऐसे पढ़ना है कि एक ही बार में सेट कर जाए।
रटना नहीं है बाबू, रटना नहीं है, समझना है। अच्छा, करनी क्या है? तो कहता है कि कोई एक धन परिमेय संख्या हो, धन परिमेय संख्या हो, ठीक है। और कोई एक धन परिमेय संख्या हो जिसके वर्ग को, जिसके परिमेय कोई ऐसी धन परिमेय संख्या है जिसे किसी परिमेय संख्या के nवें वर्ग के रूप में, nवें घात के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। करने का ये मतलब है कि कोई परिमेय संख्या हम a ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई परिमेय संख्या a ले रहे हैं, और कहता है कि उस परिमेय संख्या का जो घात का जो nवां घात है, उस परिमेय संख्या को जो है ना किसी परिमेय संख्या के nवें घात के रूप में नहीं लिख सकते हैं, nवें घात के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे देखिए 4 को परिमेय 2 के दूसरे घात के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? 2 का दूसरा घात बराबर क्या होता है? 4 होता है। तो करनी कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, करनी कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे कि √5। अब √5 को किसी भी परिमेय संख्या के nवें घात के रूप में तो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन अगर 8 का बात कर ले तो 8 को हम 2 के तीसरे घात के रूप में लिख सकते हैं ना। और उसी तरह 16 को हम 4 के दूसरे घात के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन करने कहता है कि a कोई धन पूर्णांक संख्या हो और a को किसी भी परिमेय संख्या के nवें घात के रूप में जब नहीं लिखा जा सके, nवें घात के रूप में मतलब कि पहला घात, दूसरा घात, तीसरा घात या चौथा घात के रूप में, पांचवा घात के रूप में नहीं लिखा जा सके, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि उस संख्या को ऐसे डिनोट करते हैं, यही कहलाता है करनी। यही क्या कहलाता है? करनी कहलाता है। और यही करनी का nवां धनात्मक मूल भी कहलाता है। मतलब कि ये चीज़ और ये चीज़ अभी दोनों आपको सेम दिखने लगा, ठीक है। अब इसमें कुछ चिन्ह याद रखना है कि यह जो चिन्ह होता है यह करनी का चिन्ह होता है। किसका? करनी का, जिसका अंग्रेजी सर्ड भी होता है। आज जो हम लोग रूट पढ़ते हैं, रूट का हिंदी होता है मूल। क्या कहलाते हैं? मूल होता है। लेकिन करनी का अंग्रेजी होता है सर्ड। तो यह जो चिन्ह है करनी का चिन्ह है, ठीक है। अच्छा, करनी के अंदर में जो संख्या रहे, मतलब कि यह जो a है, यह a जो है ना करणीगत कहलाता है। करणीगत मतलब करनी के अंदर रहने वाला, यानी कि रेडिकैंड। लेकिन यह जो करनी के यहाँ पर जो n लिखा हुआ है, यह क्या कहलाएगा? तो ये जो n है करनी घात कहलाएगा। क्या कहलाएगा? करनी घात, जिसका इंग्लिश होता है ऑर्डर ऑफ द रेडिकल। बात समझिए एकदम अच्छे से। आज तक हमको तो नहीं लगता है कि आपको मतलब कि करनी और धनात्मक मूल के बारे में इतना कोई समझाया होगा कि करनी घात है, ठीक है। करनी घात कौन कहलाता है? तो जो यह रूट है और यहाँ पर जो है यह करनी घात कहलाता है। करणीगत कौन कहलाता है? तो जो करनी के अंदर में पाया जाता है वह क्या कहलाता है? करणीगत कहलाता है। और यह करनी का चिन्ह है। और यह जो संख्या है किसी धनात्मक पूर्णांक a का nवां मूल रिप्रेजेंट करता है। कौन सा मूल? nवां मूल रिप्रेजेंट करता है। तो ये आप करनी को समझे। अब बात करते हैं करनी का सरलतम रूप क्या है। जिस तरह परिमेय संख्या का सरलतम रूप होता था 2 × 2 2 दूना 4 2/1, ठीक ना, 3/5 वह अपने सरलतम रूप में है। उसी तरह करनी का भी एक सरलतम रूप होता है। कहता है 2 नियम है इसका, जिसमें से पहला नियम कहता है कि कोई करनी है, ठीक है, कि करनी घात n के करनी चिन्ह के अंदर करणीगत का कोई गुणनखंड किसी परिमेय संख्या का nवां घात न हो। जैसे यहाँ 25 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 25 लिखा हुआ है। और इसमें करनी घात 4 लिखा हुआ है।
तो कहता है कि इस कर्णिगत के अंदर का कोई भी जो गुणनखंड है, इस कर्णिघात का कर्णिगत के अंदर का, कर्णिगत जो है मतलब कर्णी के अंदर यानी कर्णिगत जो है कर्णिघात के चिन्ह का nवां गुणनखंड नहीं होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि जो ये 25 है, 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये 4 हो गया, और ये कितना हो गया 4 हो गया। तो देखिए यह जो 2 है इस 4 का गुणनखंड है, यह 2 इस 4 का गुणनखंड है। कहने का मतलब ये हो गया कि अभी यह जो संख्या है कर्णी के सरलतम रूप में नहीं है, कर्णी के सरलतम रूप में नहीं है। तो भाई कर्णी के सरलतम रूप में आएगा कैसे? तो करना क्या है कि इस 2 एकम 2, 2 दूना 4 इसको कैंसिल करना है। ठीक है, अब कितना हो गया, अब जो यह संख्या होगा अपने सरलतम रूप में हुआ, अपने सरलतम रूप में हुआ। एक और देखिए, चलिए अगर हम इसको लिख दें 81 लिखते हैं, कितना लिखते हैं 81 लिखते हैं, तो क्या यह अपने सरलतम रूप में है? इसको चेक करते हैं। यहाँ 3 लिख दिए, अब 81 को अब 3 का पावर कितना लिखते हैं? 4 लिखते हैं। 81 को 3 का पावर 4 लिखते हैं। अब देखते हैं कि यह 4 जो है इस 3 का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, तो यह अपने सरलतम रूप में है। लेकिन इसी के बारे में अगर हम यहाँ ऐसे लिख दें तो क्या होता है? तो क्या होता है? देखिए यह अपने सरलतम रूप में है कि नहीं? ये जो 81 होता है 9 गुने 9 लिखा था, यानी कि 9 का स्क्वायर हो जाता है, और ये 2 है, तो यह अपने सरलतम रूप में है। क्या है? अपने सरलतम रूप में है, क्योंकि यह इससे कट जा रहा है, 2 एक 2, तो 9 अब क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा ना। 81 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यह अपने सरलतम रूप में ही था। समझ में आ रहा है बात? और एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि यहाँ पर लिख दें हम कितना लिख दें 36 लिख देते हैं, कितना लिख देते हैं 36 लिख देते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं 4, कितना लिख देते हैं 4। अब चेक करते हैं कि अपने सरलतम रूप में है कि नहीं है। 36 को हम क्या लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इस 4 को यहाँ रखने दीजिए। अब देखिए यह 2 इस 4 का गुणनखंड है, मतलब कि यह जो कर्णिघात 4 अंडर रूट मतलब कि कर्णी के अंदर 36 है, यह अपने अभी सरलतम रूप में नहीं है। 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4। अब जो यह आया यह अपने सरलतम रूप में आया। अब यह क्या है, अपने सरलतम रूप में आया, यानी कि अभी 2 को तो लिखते नहीं हैं हम लोग, सिंपल सब अंडरस्टूड होता है, खुद से समझा जाता है कि इसके अंदर में 2 है। तो ये कहलाता है किसी को कर्णी को सरलतम रूप में लिखना, या फिर किसी कर्णी का सरलतम रूप क्या है। ठीक है, अब इसको जो समझाए हैं अच्छे से समझ लीजिएगा। जब सबका थ्योरी बता देंगे, मतलब कि इस चैप्टर एक्सरसाइज 1 के डी के लिए जब पूरा थ्योरी पढ़ा देंगे तो आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे, है ना। पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों को भी पढ़ाते रहिए साथ में। तब तक के लिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।